सोचिए, एक बिल्कुल नई आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अहमदाबाद से लंदन जाने वाली हम और उड़ान भरने के बस कुछ ही मिनट बाद वो एक भयानक हादसे का शिकार हो जाए। ये कल्पना करना भी वाकई मुश्किल है। लेकिन 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के साथ ठीक यही हुआ। अहमदाबाद के पास ही टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। जी आज हम इसी दुखद घटना पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसी घटना है जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन जगत को हिला कर रख दिया। बिल्कुल, आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस दुर्घटना की शुरुआती जांच रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर अब तक क्या पता चला है वो सामने रखें। त्रासदी कितनी बड़ी थी, जांच कहाँ तक पहुंची है और कुछ ऐसे पहलू जिन पर शायद कम ध्यान गया हो। सही है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक जानकारी से शुरू करते हैं। उड़ान थी एयर इंडिया AI-171। जी विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। काफी नया और एडवांस्ड माना जाता है ये। हाँ, बिल्कुल बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। ये अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रही थी। तारीख जैसा हमने कहा 12 जून 2025 और हादसा हुआ टेक ऑफ के फौरन बाद। और देखिए, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का इस तरह क्रैश होना, वो भी टेक ऑफ के तुरंत बाद ही अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्यों? इस विमान में ऐसा क्या खास है? देखिए, ये विमान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूल बचाने की क्षमता और सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। अच्छा। वैसे तो उड़ान का सबसे रिस्की फेज टेक ऑफ और लैंडिंग ही होता है। हाँ, सुना है। लेकिन इतने नए और मॉडर्न विमान का इस फेज में फेल हो जाना, ये जांच करने वालों के लिए एक बड़ी पहेली है। और शुरुआती रिपोर्ट के अंश भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस पहेली के पीछे जो है वो एक भयानक मानवीय त्रासदी है। विमान में कुल 242 लोग थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर मिलाकर 242। और इनमें से 241 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। ओह, ये आंकड़ा ही रोंगटे खड़े कर देता है। 242 में से 241, ये नंबर बताता है कि हादसा कितना भयानक था। हाँ, अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जोरदार हुई होगी, उसके बाद आग या जो भी हुआ कितना विनाशकारी रहा होगा सब कुछ। शुरुआती रिपोर्ट में मलबे के फैलाव का जिक्र है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक ऐसी बात हुई है जो अविश्वसनीय है, लगभग चमत्कारी कह सकते हैं। क्या? एक यात्री इस हादसे में बच गया, सिर्फ एक। सच में? हाँ, उनका नाम है विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ओह, फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, हालत स्थिर बताई जा रही है। ये तो वाकई असाधारण बात है ना? इतने बड़े क्रैश में किसी एक का बच जाना। बिल्कुल। आमतौर पर ऐसे हादसों में, खासतौर पर जब विमान ऊंचाई से गिरे और आग लगे, तो बचने की संभावना न के बराबर होती है। तो श्री रमेश का बचना बहुत मायने रखता है। हाँ, कई मायनों में जांच करने वालों के लिए उनकी गवाही, जाहिर है जब वो ठीक से बात करने की हालत में होंगे, वो बहुत कीमती साबित हो सकती है। हाँ, वो बता सकते हैं कि आखिरी पलों में क्या हुआ था। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है, रिपोर्ट के कुछ अंश इस पर भी गौर कर रहे हैं कि श्री रमेश विमान के किस हिस्से में बैठे थे। अच्छा। हाँ, क्या उनकी सीट की लोकेशन या आसपास के ढांचे ने उनके बचने में कोई मदद की? ये भी जांच का एक अहम पहलू हो सकता है। हाँ, ये मुमकिन है। खैर, अब जरा जांच की बात करते हैं। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB वो इसकी मुख्य जांच एजेंसी है। जी, AAIB ये भारत में सिविल एविएशन हादसों की जांच करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इनका काम सिर्फ ये पता लगाने नहीं होता कि क्या हुआ, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। अच्छा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि AAIB का मकसद किसी पर दोष लगाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षा को बेहतर बनाना होता है। हालांकि सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि मामला क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल है और इसमें बोइंग 787 जैसा मॉडर्न विमान शामिल है, तो AAIB पर जल्दी और सटीक नतीजे पर पहुंचने का दबाव काफी है। और इस मुश्किल जांच में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिल रही है। हाँ, अमेरिका से NTSB और ब्रिटेन से AIB UK की टीमें भी मदद कर रही हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। क्यों जरूरी है? देखिए, विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था, तो NTSB यानी अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, उनकी भागीदारी तो बनती है। उनके पास 787 की डिजाइन, उसके सिस्टम्स की गहरी जानकारी है। अच्छा। और उड़ान लंदन जा रही थी,
तो यूके की एएआईबी का शामिल होना भी लॉजिकल है। लेकिन यहाँ एक और बात है जो शुरुआती रिपोर्टों से लग रही है कि बोइंग 787 का जो फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है वो बहुत जटिल है। हाँ, सुना है। जरूरी मानी जा रही है। तो मतलब ये सामान्य सहयोग से बढ़कर है। हाँ, एक तरह से तकनीकी जरूरत कह सकते हैं इसे। और जांच में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हाँ, ये बहुत अहम है। खास तौर पर डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR वो मिल गया है और उसका एनालिसिस चल रहा है। ये जांच के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसमें असल में दो चीजें होती हैं। अच्छा, क्या? एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों की बातें और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसका डिजिटल वर्जन है DFDR। और ये DFDR क्या रिकॉर्ड करता है? ये विमान के सैकड़ों पैरामीटर्स लगातार रिकॉर्ड करता है, जैसे स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे, कंट्रोल्स कहाँ थे, ऑटो पायलट ऑन था या ऑफ, बहुत सारी चीजें। ओह, ये एक तरह से हादसे से ठीक पहले के पलों का पूरा डिजिटल नक्शा बना देता है। और आपने कहा ये मिल गया है। क्या रिपोर्ट में इसकी हालत के बारे में कुछ बताया गया है? क्योंकि अक्सर ये डैमेज हो जाते हैं हादसे में। हाँ, और यही एक अच्छी खबर है। शुरुआती रिपोर्ट के अंश बताते हैं कि बाहर से थोड़ी क्षति हुई है, लेकिन DFDR का जो मेमोरी यूनिट है वो आश्चर्यजनक रूप से काफी अच्छी हालत में मिला है। अरे वाह! इसका मतलब है कि इससे लगभग सारा डेटा रिकवर होने की पूरी संभावना है। ये तो जांचकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। बहुत बड़ी राहत, क्योंकि ये डेटा ही बताएगा कि असल में हुआ क्या था। CVR की क्या हालत है इस पर अभी साफ जानकारी नहीं है, पर DFDR का सुरक्षित मिलना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये वाकई बहुत अच्छी खबर है। तो इसका मतलब हमें जल्द ही पता चल सकता है कि उन आखिरी पलों में विमान के साथ क्या हुआ था, तकनीकी तौर पर। उम्मीद तो यही है, लेकिन देखिए एनालिसिस में वक्त लगता है। हाँ, वो तो है। DFDR में घंटों का डेटा होता है, उसमें से आखिरी वो कुछ जरूरी मिनट या सेकंड का विश्लेषण बहुत बारीकी से करना पड़ता है। जांचकर्ता इस डेटा का मिलान ATC रिकॉर्ड से, मौसम की जानकारी से, विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री से करेंगे। अच्छा, कई चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन ये डेटा सीधे तौर पर बताएगा कि सिस्टम कैसे काम कर रहे थे, कोई वार्निंग आई थी क्या, पायलटों ने क्या किया। ये क्यों हुआ के जवाब की तरफ एक बड़ा कदम है। इस घटना पर सरकारी प्रतिक्रिया भी काफी तेजी से आई। हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दुर्घटना स्थल पर गए जी, और उन्होंने जीवित बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश और अधिकारियों से मुलाकात भी की। देखिए इतने बड़े हादसे में देश के मुखिया का खुद घटना स्थल पर जाना और हालात का जायजा लेना, ये सरकार की संवेदनशीलता और मामले की गंभीरता को दिखाता है। हाँ। इससे बचाव और राहत के काम में लगे लोगों का हौसला भी बढ़ता है। हाँ। और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें भी एक दिलासा मिलता है कि देश उनके साथ खड़ा है। भारत सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर गहरा दुख जताया है और पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। ये जरूरी है। ऐसी मुश्किल घड़ी में मुआवजा, कानूनी मदद और सबसे बढ़कर इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। सरकार का ये आश्वासन परिवारों के लिए एक छोटा सा सहारा बन सकता है। अब थोड़ा मानवीय पहलू पर लौटते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आंकड़े या तकनीक की बात नहीं है। ये 241 जिंदगियां थीं। हाँ बिल्कुल। हर एक के पीछे परिवार, दोस्त, उनकी अपनी कहानियां। मरने वालों में कुछ जाने माने लोग भी थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी भी इसी फ्लाइट में थे जी। और दुर्भाग्य से उनकी भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। हाँ, ये जानकारी इस त्रासदी के असर को और गहरा कर देती है। जब सार्वजनिक जीवन के लोग ऐसे हादसों का शिकार होते हैं तो इसका असर ज्यादा महसूस होता है, और यह हमें याद दिलाता है कि ऐसे हादसे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। और हमें उन क्रू मेंबर्स को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान कमाई। बिल्कुल नहीं। रिपोर्टों में मणिपुर के 2 केबिन क्रू सदस्यों का जिक्र है, कुंगराबाली तपम नांगथोई शर्मा और लमुनुनथेम सिंगसोन। उनकी भी मृत्यु हुई इस हादसे में। हाँ, ये याद दिलाता है कि इस दुर्घटना का दुख देश के अलग अलग कोनों तक पहुंचा सही है। बात है। चालक दल के सदस्य अपनी ड्यूटी करते हुए मारे गए। वे यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित होते हैं और अक्सर मुश्किल हालात में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये घटना कई परिवारों के लिए कभी न भरने वाला जख्म छोड़ गई है। आपने DFDR डेटा के महत्व के बारे में बताया। अब जब वो मिल गया है और उसका विश्लेषण हो रहा है, तो क्या शुरुआती रिपोर्ट के अंश कुछ इशारा कर रहे हैं कि जांच किन दिशाओं में बढ़ रही है? मतलब बिना किसी नतीजे पे पहुंचे कोई संकेत? देखिए, जांच रिपोर्टें बहुत सावधानी से लिखी जाती हैं।
शुरुआती दौर में अटकलें नहीं लगाई जाती। हाँ, वो तो है, लेकिन कुछ इशारे समझे जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सूत्रों के मुताबिक मौसम को एक बड़ी वजह मानने से लगभग इनकार किया जा रहा है। हादसा साफ मौसम में हुआ था। अच्छा। तो जाहिर है ध्यान विमान पर ही जाता है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी? क्या ये 787 के किसी खास सिस्टम से जुड़ी थी, या फिर इसमें कोई मानवीय भूल या प्रक्रिया की चूक शामिल थी? तो फोकस मुख्य रूप से विमान के अंदर क्या हुआ इस पर है। ऐसा लग रहा है। शुरुआती रिपोर्ट के अंश इस बात का जिक्र करते हैं कि जांचकर्ता उड़ान के शुरुआती चढ़ाई वाले फेज, इनिशियल क्लाइंब फेज पर बहुत बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। टेक ऑफ के फौरन बाद वाला समय। हाँ, डीएफडीआर डेटा से इंजन के पैरामीटर्स, एयर स्पीड, ऊंचाई, कंट्रोल सरफेस मतलब एलिवेटर, रडर वगैरह, उनकी पोजीशन और पायलटों ने क्या कमांड दिए, इन सब का सेकंड दर सेकंड विश्लेषण होगा। अच्छा। क्या विमान ठीक से चढ़ाई कर रहा था? क्या इंजन पूरी पावर दे रहे थे? क्या कंट्रोल सिस्टम सही काम कर रहा था? ये कुछ मुख्य सवाल हैं जिनके जवाब डीएफडीआर डेटा में हो सकते हैं। और ये कितना मुश्किल होता है जांचना, खासकर 787 जैसे विमान के लिए? काफी मुश्किल। 787 में बहुत एडवांस्ड ऑटोमेशन और फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। फ्लाई बाय वायर मतलब पायलट का जो इनपुट होता है वो सीधे कंट्रोल्स को नहीं जाता। पहले कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, फिर कंट्रोल्स तक जाता है। ओह। इसमें हजारों सेंसर होते हैं, लाखों लाइन का कंप्यूटर कोड होता है। तो किसी भी गड़बड़ी का पता लगाने के लिए डेटा का बहुत गहरा विश्लेषण और सिमुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए एनटीएसबी जैसी एक्सपर्ट एजेंसियों की मदद इतनी जरूरी हो जाती है। उन्हें ऐसे जटिल सिस्टम के विश्लेषण का काफी अनुभव है। और हमारे पास एक जीवित गवाह भी है, विश्वास कुमार रमेश। क्या जांचकर्ता उनकी गवाही और इस तकनीकी डेटा को मिलाने की कोशिश करेंगे? रिपोर्ट में इस बारे में कुछ है? रिपोर्ट सीधे तौर पर तो ऐसा नहीं कहती, क्योंकि ये जांच का एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन हाँ, विश्वास कुमार रमेश की गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कैसे? खासकर उन चीजों के लिए जो शायद डीएफडीआर रिकॉर्ड ना करता हो, जैसे कॉकपिट के बाहर की कोई अजीब आवाज, या कैबिन के अंदर का माहौल, या कुछ ऐसा जो उन्होंने खिड़की से देखा हो। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि इतने भयानक हादसे के दौरान यात्री का अनुभव और याददाश्त तनाव और घबराहट से प्रभावित हो सकती है। सही बात है। इसलिए जांचकर्ता उनकी गवाही को बाकी सबूतों, खासकर डीएफडीआर और सीवीआर अगर मिलता है तो डेटा के साथ मिलाकर देखेंगे, ताकि एक पूरी और सटीक तस्वीर बन सके। उनकी गवाही डेटा को एक मानवीय संदर्भ दे सकती है। ये वाकई एक बहुत परतदार जांच प्रक्रिया है, जिसमें तकनीक और इंसान दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होता है। चलिए, अब तक हमने जो बात की है उसकी मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। जी। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जाते हुए टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 241 की दुखद मृत्यु हो गई। एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं विश्वास कुमार रमेश। जी। भारत की AIB जांच कर रही है और अमेरिका की NTSB और यूके की AIB इसमें अहम तकनीकी मदद दे रही हैं, खासकर 787 के जटिल सिस्टम्स की वजह से। सही। डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR अच्छी हालत में मिल गया है और उसका डेटा विश्लेषण हो रहा है। इससे हादसे के कारणों का पता चलने की उम्मीद है। शुरुआती संकेत मौसम के बजाय विमान के सिस्टम या प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने की ओर है। बिल्कुल। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मणिपुर के 2 कैबिन क्रू सदस्यों समेत कई लोगों ने जान गंवाई, जो इस त्रासदी के गहरे मानवीय पहलू को दिखाता है। ये एक सटीक सारांश है जो हमारे स्रोतों यानी शुरुआती जांच रिपोर्ट के अंशों पर आधारित है। जाहिर है जांच अभी एक नाजुक मोड़ पर है और डीएफडीआर डेटा का पूरा विश्लेषण कई सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। बिल्कुल। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और परतें खुलेंगी और शायद हमें और स्पष्टता मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी हमें इस दुखद घटना की गंभीरता, शुरुआती जांच की दिशा और इसके मानवीय प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अंदाजा देती है। और अब अपने श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जो इन स्रोतों पर आधारित है, लेकिन जिस पर हमने सीधे तौर पर गहराई से बात नहीं की है। जैसे जैसे AI-71 की जांच आगे बढ़ रही है, हमारे सामने कौन से महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, और एक आधुनिक तकनीकी रूप से इतना उन्नत माने जाने वाले विमान की ये दुखद दुर्घटना हमें आज की हवाई यात्रा से जुड़े जोखिमों और लगातार बेहतर होते सुरक्षा उपायों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। ये बहुत गहरे सवाल हैं।
हर विमान दुर्घटना चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। उम्मीद यही है कि इस जांच से जो सबक मिलेंगे वो न केवल भारत